तो बेस जो है पॉलिटी में आप जान गए हैं, यहां पर जो थोड़ा बहुत अलग हट करके चीजें हैं उसको यहां पर हम लोग जो है जान लेते हैं। ठीक है, आगे आइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? विलियम वुड नहीं थे, विलियम वुड नहीं थे। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में जो एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। तो गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स थे, तो एगो तो वारेन हेस्टिंग्स थे, समझ गए। उसके बाद 4 सदस्य जिसको नियुक्त किया गया था उसमें क्लेवरिंग था, बारबेल था, मानसेन था, और चौथा सदस्य था फिलिप फ्रांसिस। चौथा सदस्य था फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस चौथा सदस्य था, ना कि विलियम वुड, ना कि विलियम वुड था। तो आंसर हो जाएगा आपको विलियम वुड चौथा सदस्य नहीं था, बल्कि चौथा सदस्य था आपको फिलिप फ्रांसिस। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा, इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। इसमें 1/4 सदस्य यानी 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। कौन सा सही है? इसमें जो है सब के सब जो है आपको सही है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम यानी 1781 में जो ये पारित हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। कुल मिलाकर 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम था। हाँ, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और स्पष्ट किया गया तथा उसे कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू कर दिया गया। हाँ, इस अधिनियम के अनुसार कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। हाँ, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4 सब सही है। आगे है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में सही है? 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया तथा सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। हाँ, भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथ में दे दिया गया। सही है। बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर मंगलौर तथा मद्रास की परिषद का गठन किया गया तथा और बंगाल को उनके अधीक्षण का भी अधिकार दे दिया गया। नहीं, मंगलौर नहीं बल्कि यहां पर होगा मुंबई। मुंबई बंगाल प्रेसिडेंसी के पद्धति के आधार पर मुंबई तथा मद्रास की परिषद का गठन किया गया और बंगाल को उनके अधीक्षण के अधिकार में दे दिया गया। यह गलत है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। हाँ, आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। चार्टर अधिनियम 1793 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा तथा यह परंपरा 1919 तक लागू रही। हाँ, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। हाँ, मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार था। नहीं, ऐसा नहीं था। गलत है, ये यही गलत है। परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति 1786 के अधिनियम में निहित आने वाले गवर्नर जनरल को भी दे दी गई थी। सही है, ये आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ना, आगे आ जाइएगा। चार्टर अधिनियम 1813 की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया। व्यापारिक लेनदेन तथा राजस्व खातों को अलग कर दिया। हाँ, सही है ये। इस एक्ट में 1 लाख प्रति वर्ष साहित्य के प्रोत्साहन व पुनरुत्थान, विज्ञान की उन्नति तथा शिक्षा पर खर्च हेतु प्रावधान किया गया था। एकदम सही है। भारतीय व्यापार को सभी यूरोपीय व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। हाँ, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सब सही है। चार्टर अधिनियम 1833 की विशेषताओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में चुना गया। हाँ, भारतीय कानूनों को संचित, संहिताबद्ध एवं सुधारने की भावना से भारतीय विधि आयोग की
स्थापना की गई 1834 में, सही है। इस एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त करने की अनुमति मिली, हाँ मिली थी, लेकिन दास प्रथा समाप्त हुआ 1843 में। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। चार्टर अधिनियम 1853 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत कौन है? इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि संसद चाहे तो वह कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है, सही है ये। इस एक्ट के तहत डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 24 से घटाकर 16 कर दी गई, जिसमें 8 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। 24 से घटाकर 16 नहीं बल्कि 18 किया गया, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत नहीं होने, 8 क्राउन द्वारा मनोनीत नहीं होने थे, बल्कि 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होने थे, बल्कि 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होने थे। तो इस एक्ट के तहत डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 16 नहीं बल्कि 18 किया गया, 16 नहीं बल्कि 18 किया गया, जिसमें 8 क्राउन द्वारा मनोनीत नहीं होने थे, बल्कि 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होने थे। यही स्टेटमेंट गलत है और गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर हो जाएगा बी। भारत शासन अधिनियम 1858 के विषय में कौन गलत है, कौन गलत है? इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर उनके समस्त अधिकार एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया था, हाँ सही बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर सभी शक्ति जो है एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया था। अनुबंधित जनपद सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी, हाँ सही है। तो कोई भी गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित वाक्यों में कौन गलत है? कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 माहब तथा अधिकतम 12 सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। 6 माहब, न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12, माहब शब्द को हटाइए, न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था, सही है ये। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली, सही है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विधिवेत्ता होता था, सही है। कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, नहीं 5 वर्ष का नहीं बल्कि 2 वर्ष का होता था, 2 वर्ष का होता था, यही गलत है, गलत को ही चुनना था, आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है, गलत को चुनना है। इस एक्ट में केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियों, कार्य तथा संरचना का उल्लेख किया गया था, सही है। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए, सही है। इस एक्ट के तहत निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं था, सही है। निर्वाचन की पद्धति प्रत्यक्ष थी, नहीं निर्वाचन की पद्धति प्रत्यक्ष नहीं थी बल्कि अप्रत्यक्ष थी, बल्कि अप्रत्यक्ष थी, यही गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 4, केवल 4, केवल 4। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई, जिनमें 37 शासकीय एवं 32 गैर शासकीय सदस्य थे, सही है। बजट पर बहस के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, हाँ आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को निम्नलिखित में से किसने कहा है? इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोंट दिया, यह बात कहा है आपको के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को सर्वनाश करने वाला एक्ट कहा है? महात्मा गांधी ने। किस अधिनियम को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी जाती है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, समझ गए। इस अधिनियम अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, हाँ। इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के भारत सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय, एकदम सही है। इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर 13 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा का गठन किया गया, सही है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 144 थी। केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, नहीं 3 वर्ष का होता था, 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष। कौन सा सही है? 1, 2 और 3। फेडरल लोक सेवा आयोग
कब अस्तित्व में आया? फेडरल लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, 1 अप्रैल 1937। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। नहीं जी, 1935 होगा, हाँ 1935 होगा। भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल। किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? 1919, 1919, 1919। किस अधिनियम के तहत सिंध बॉम्बे से पृथक कर तथा उड़ीसा बिहार से पृथक कर 2 नए प्रांत का गठन किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा? 1935। भारत सचिव मार्ले ने मिंटो को लिखा कि पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका भीषण फल होगा। यह बात कहा गया है भारत शासन अधिनियम 1919 को लेकर के है। 1919, 1909 भारत शासन अधिनियम 1909। अरे मारे सही है, बोले गलत है महाराज। भारत शासन अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कहा, इस एक्ट को पूर्णतया सरा हुआ तथा मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा यह पूर्णतः सरा हुआ है। 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 से लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए। कांग्रेस कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया? 8 प्रांत में। भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे? एक संघ का प्रावधान, हाँ। अखिल भारतीय स्तर पर एक संघ, प्रांतों को स्वायत्ता देना, हाँ। प्रांतों में द्वैध शासन की प्रस्तावना, नहीं। 1919 की विशेषता है। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान कराना 1919 की विशेषता है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। बजट पर बहस के साथ ही पूरक प्रश्न का अधिकार मिला, यद्यपि मत देने का अधिकार अभी नहीं मिला, लेकिन स्थानीय निकायों के लिए वे धन की मांग रख सकते थे। यह मिला है आपको 1909, 1909 के तहत मिला है। 1909, 1909। 30 चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, हाँ। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, नहीं। 1858 के बाद आया था। 1 और 2। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। कौन से आरक्षित माने जाते हैं? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत काम करने वाले विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में रखा गया था। इसमें कौन ऐसा विषय है जो आरक्षित के अंतर्गत आता है? न्याय प्रशासन आरक्षित के अंतर्गत आता था, स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आता था, यह नहीं होगा। भू राजस्व आरक्षित के अंतर्गत, पुलिस आरक्षित के अंतर्गत आता था। 1, 3 और 4, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, नहीं। 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, सही है ये। आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था।
भारत शासन अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था? ऐसे विनियम का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होनी अवांछनीय है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई 1919। चार्टर अधिनियम 1813 की भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? भारत की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, इसलिए जो है यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 में। 1813 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई है। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया है? भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया है भारत परिषद अधिनियम 1909 ने। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ है, 1773। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। 2134 आंसर बी। निम्नांकित में से किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी है। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1862। निम्न में से भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चुनिए। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ना कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को नहीं, यह बात आपसे पूछा जा रहा है, एलिजाह इम्पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हाँ, नेक्स्ट, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया? 1853 में। 1853 में। जो मारना है मारिए। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? 1853 का चार्टर एक्ट। किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई? 1922। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। हाँ, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। यह भी सही है, यह भी सही है, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों।
किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1834। 1834। 1834। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया? नहीं। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित मतलब खत्म किया गया 1853 नहीं बल्कि 1833। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधी शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। हां सही है, ये आंसर हो जाएगा बी। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? 1861। 1861। 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली? भारत परिषद अधिनियम 1892। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 1892। और प्रत्यक्ष की शुरुआत हुई है 1919। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित हुआ? 1835, 1867, 1878 और 1908। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए 1861, ऐसे होगा 1862। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू घोषणा। द्वैध शासन का जनक सर लियोनस कर्टियस। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? 1919 ने केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से जो है आपको परिभाषित किया। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, हां। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, हां। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, नहीं। बी, 1 और 2। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट युक्त नहीं है? केंद्र में साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, नहीं। केंद्र में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, दोनों जगह द्वैध शासन नहीं, यही नहीं है। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। केंद्रीय विधानसभा काया के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926 में और 1945 में। 1937 में जो चुनाव हुए थे वे 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान के तहत हुए थे। 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव 1926 और 1945 में हुए थे, ए और सी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1945 में। 1945 में। 1945 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? देश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
इस प्रकार आपका समाप्त हुआ।